की है, तो आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालनी है? और मान लो अगर आपके रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हुए हैं तो आपको इक्विवेलेंट कैसे निकालना है? तो देखो, तो ये टॉपिक करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये वाला टॉपिक से कई बार अपने छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, एमसीक्यूज क्वेश्चन आते हैं, और बाद में अपन किरचॉफ लॉ पे जाएंगे। तो पहले लिखो अपनी कॉपी में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। ठीक है, देखो अब तुम ध्यान से सुनना। तो पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेजिस्टर्स इन सीरीज। पहला टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो देखो, सपोज करो कि अपने पास ये 3 रेजिस्टर है। मान लो कि अपने पास ये 3 रेजिस्टर है, R1, R2, R3। देखो, इन तीनों को सीरीज में अपन तब बोल सकते हैं जब इनके बीच में कोई भी वायर कनेक्शन नहीं हो। जो कंसेप्ट अपना कैपेसिटर में था वो भी यहाँ पे लगेगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे बीच में कोई वायर है, तो फिर आप इनको सीरीज में नहीं बोल सकते। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वायर है, तो इनको सीरीज में नहीं बोल सकते। ये सीरीज में तभी है जब इन तीनों के बीच में और कोई वायर कनेक्शन नहीं हो। मतलब अगर मान लो यहां से करंट आई आ रहा है, तो इधर भी कितना जाएगा? आए। यहाँ पे भी कितना करंट होगा? आए। और यहाँ पे भी कितना करंट होगा? आए। तो अगर आपके रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उन सब में करंट की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि यहाँ पे आई करंट आएगा, इसमें आई जाएगा तो निकलेगा भी कितना? आए। तो यहां से जो आई आ रहा है वही R2 में जाएगा, निकलेगा भी कितना? आए। यहां से जो करंट आ रहा है वही R3 में जाएगा और निकलेगा भी कितना? आए। तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन resistors are when resistors are connected in series, comma, current in them will be same। तो उन सब में जो करंट की वैल्यू है वो सेम होगी, है ना? तो जब आपके रजिस्टर सीरीज में होते हैं तो उन सब में करंट की वैल्यू सेम होती है। और सीरीज में कब होते हैं? जब उनके बीच में वायर कनेक्शन नहीं होता। और इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब बेसिकली सिर्फ आपको क्या करना है? आपको रेजिस्टेंस को ऐड करना है, R1 प्लस R2 प्लस R3। रजिस्टर सीरीज में कब होते हैं? जब उनके बीच में और कोई वायर कनेक्शन नहीं होता। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो। तो resistors are connected in series when there is no another wire connection between them। पर अगर आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, अगर सीरीज में है, तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब यह है कि उन सब में करंट सेम होगा और ये होगा आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो कि ये आपके पास 3 रजिस्टर है। मान लो 3 ओम, 2 ओम, या फिर 1 सेकेंड, सपोज करो मैं तुम्हें ऐसा क्वेश्चन पूछूं, मान लो ऐसा, सपोज करो यहां पे ऐसा दे रखा है। मान लो कि ये आपका R1, ये आपका R2, ये आपका R3, ये आपका R4, ये आपका R5। तो अब मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ यहाँ पे कौन से रजिस्टर सीरीज में है? तो एक तो R1 और R2 सीरीज में, क्योंकि इनके बीच में कोई वायर कनेक्शन नहीं है। एक R3 और R4 सीरीज में, क्योंकि इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। R5 किसी के साथ सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच में वायर कनेक्शन है, यहाँ पे भी वायर कनेक्शन है ना? और जिसे मैंने देखा है कई बार बच्चे इसमें घबरा जाते हैं कि देखो ये तो सीरीज में है सिर्फ R1 और R2, और बच्चे पूछे सर ये भी सीरीज में होंगे क्या? ऐसे, अरे एक ही बात है यार, खाली वायर को मैंने टर्न कर दिया और कोई मतलब नहीं है। तो ये दोनों भी किसमें? सीरीज में अभी, है ना? तो ये होता है आपका सीरीज का मतलब। किसी को सीरीज वाले में डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। ओके, आई होप सो कोई डाउट नहीं है। तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, रेजिस्टर्स इन पैरेलल। देखो अब तुम सब एक चीज ध्यान से सुनना। अगर मान लो ये कोई वायर है, मान लो इस वायर पे यहाँ पे ये पॉइंट ए, और मान लो यहाँ पे पोटेंशियल वी है, और मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ। तो अगर मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक रास्ते में कुछ नहीं है, तो इस पॉइंट को भी हम ए बोलेंगे, और यहाँ पे भी पोटेंशियल कितना होगा? वी है। अगर मान लो कि यहाँ पे पीछे बैटरी लगी है, तो इस पॉइंट को अपन ए नहीं बोल सकते,
क्योंकि यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ है जो पोटेंशियल को बढ़ा भी सकता है और पोटेंशियल को घटा भी सकता है। लेकिन अगर मान लो दो पॉइंट के बीच में कुछ नहीं है तो दोनों पॉइंट सेम होंगे और उनके अक्रॉस उनका पोटेंशियल भी क्या होगा, सेम होगा। तो पैरेलल में क्या होता है, ध्यान से देखो। सपोज करो कि तुम्हारे पास ऊपर एक रजिस्टर है R1, मान लो तुम्हारे पास नीचे एक रजिस्टर है R2। मान लो ये वाला पॉइंट है A और ये वाला पॉइंट है B। तो मैंने तुम्हें क्या सिखाया अभी कि अगर दो पॉइंट्स के बीच में कुछ ना हो तो दोनों पॉइंट सेम होते हैं। तो ये अगर आपका A पॉइंट है तो ये पॉइंट भी A हो जाएगा, और ये पॉइंट A है तो ये भी A हो जाएगा, और ये भी A हो जाएगा। इसको अपन A नहीं बोल सकते। जैसे मान लो ये B है तो इसको अपन B बोलेंगे, इसको अपन B बोलेंगे, इसको भी अपन क्या बोलेंगे, B बोलेंगे। तो ध्यान से देखो, ऊपर वाले R1 के अक्रॉस एक तरफ A है एक तरफ B है, नीचे वाले R2 के अक्रॉस एक तरफ A है एक तरफ B है। तो ये दोनों किस में पैरेलल है? तो लिखो अपनी कॉपी में, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस across resistors are same, ब्रैकेट में लिखना पॉइंट्स अक्रॉस, मतलब इनके अक्रॉस जो पॉइंट्स हैं दे आर इन पैरेलल। तो उस वक्त आपके रजिस्टर्स किस में होते हैं, दे आर इन पैरेलल। तो तब आपके रजिस्टर किस में होते हैं, पैरेलल में होते हैं। लिख लो अपनी कॉपी में। तो जब करंट सेम होता है तो सीरीज में, जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है तो पैरेलल में। तो ऊपर वाले R1 के एक तरफ क्या है A, एक तरफ क्या है B, नीचे वाले R2 के एक तरफ क्या है A, एक तरफ क्या है B। तो ध्यान से देखो, R1 के एक तरफ है एक तरफ B, R2 के एक तरफ है एक तरफ B। तो जब दोनों के अक्रॉस पॉइंट सेम है, देखो ऊपर वाले के अक्रॉस क्या पॉइंट से AB, नीचे वाले के अक्रॉस क्या पॉइंट से AB। तो जब पॉइंट सेम होते हैं तो वो किस में आ जाते हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में कंबाइन कैसे करते हैं, तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R। लिख लो अपनी कॉपी में फॉर्मूला, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो यार। इस फॉर्मूले के डेरिवेशन में तुम लोगों को नहीं पढ़ना है ना, तुम्हें सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए, किस फॉर्मूले को यूज कैसे करते हैं। लिख लो, और इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। लिख लिया? तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखो, अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं और तुम्हें सॉल्व कैसे करने हैं। सपोज करो तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, मान लो ये 2 ओम, सपोज करो ये 2 ओम, ये 2 ओम, और मान लो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। ये आपके पास ए है, ये आपका पास बी है। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आपको बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आया तुम्हारे एग्जाम में, सबसे पहले जो सीरीज में है ना, पहले उनको कंबाइन करो। क्या तुम्हें कोई सीरीज में दिख रहे हैं? देखो 2 2 2, तो 2 + 2 + 2, तो ये कितने हो गए, 6 हो गए। तो ऊपर कितना हो गया, 6 हो गया। और नीचे 2 2 2 सीरीज में, नीचे भी कितना हो गया, 6 हो गया। और अब ये 6 में आ गए, पैरेलल में आ गए। तो 1/R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/6 + 1/6, तो हो जाएगा 2/6। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका, 3 ओम आ गया। है ना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बस मैंने इसलिए दिया ताकि तुम्हें ये समझा सकूं कि पहले आपको सीरीज में कंबाइन करना है और फिर आपको पैरेलल में कंबाइन करना है। आया समझ में? जैसे मान लो कि अब मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन देता हूं। सपोज करो क्वेश्चन ये है,
मान लो कि ये तुम्हारे पास 2 ओम है, ये तुम्हारे पास 2 ओम है, ये तुम्हारे पास 4 ओम है, ये तुम्हारे पास 4 ओम है। मान लो ये पॉइंट ए है और मान लो ये पॉइंट बी है। तो क्वेश्चन है आपको ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट निकालना है। सोचो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी करो। देखो ये दो और ये दो किस में आ जाएंगे सीरीज में, तो 2 और 2 कितने हो गए 4, और आपका आंसर आ जाएगा 4/3 ओम, क्योंकि ये 4 4 4 तीनों 4 किस में पैरेलल में, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/3 ओम। ठीक है, अब यहां पे भी तुम्हें वो वाला कंसेप्ट याद रखना है। कौन सा? शॉर्ट सर्किटिंग का। तो यहां पे भी आपको शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट याद रखना है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई रजिस्टर है और मान लो उसके पैरेलल में कोई वायर है, तो आपको इस रजिस्टर को उड़ाना है, क्योंकि मान लो ये वाला पॉइंट ए है तो इधर वाला पॉइंट भी ए हो जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते से आओगे तो रास्ते में कुछ नहीं है। और सिमिलरली मान लो ऐसा दे रखा है तो भी आपका रजिस्टर उड़ जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन भी क्या है, शॉर्ट सर्किट। क्योंकि ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट भी ए होगा, तो इसको हटा दो। इसको हटाने का मतलब है कि अगर तुम मान लो इस रजिस्टर को यहाँ पे रखे भी रखोगे ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करंट उससे पास ही नहीं करेगा। करंट आएगा ऐसे ऐसे ऊपर घूमते हुए चला जाएगा, इससे करंट पास ही नहीं करेगा इससे। तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग का कंसेप्ट। तो अगर किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पॉइंट सेम होते हैं, मतलब इधर भी है इधर भी है, तो मतलब उसका कोई मतलब नहीं है, उसको वहां से हटा दो। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट का कंसेप्ट है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पॉइंट सेम होते हैं तो आप उसको हटा सकते हो, है ना। तो मुझे इसका इसका सॉल्यूशन करके बताओ इस क्वेश्चन का। मान लो ये 2 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 1 ओम का है, ये 1 ओम का है। क्वेश्चन है फाइंड आर इक्विवेलेंट। ट्राई करो क्या होगा इसका आंसर, लगाओ सो दिमाग, क्या होगा इसका आंसर, सोचो। करेक्ट, द आंसर विल बी 0। देखो अब मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ। तुम्हें अगर ऐसा एक भी रास्ता मिल जाता है ना कि जिसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो आपका करंट कहीं और से नहीं जाएगा, कोई मतलब ही नहीं उन सबका। इसका आंसर है 0। वरना तुम क्या करोगे, इस 1 और 1 को तुम लोग सीरीज में लो, 2 हो जाएगा। ये 2 ये 2 ये 2 तीनों पैरेलल में, तो बट उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको एक पाथ ऐसा दिख रहा है जहां पे रास्ते में कुछ नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है अपने एग्जाम में। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है इसमें तो पूछो। आया समझ में? तुम्हें मतलब एक भी रास्ता ऐसा मिल गया जहां पे रास्ते में कुछ नहीं है, तो बात खत्म, ओवर। तो जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ तुम लोग मुझे। सर उसको आंसर के फॉर्म में लिखेंगे कैसे? ठीक, अपने को बस सीधा इसको बोलना है शॉर्ट सर्किट है। इसको ए लिख दे, इसको ए लिख दे, बात ही खत्म। आप लिख दो ऑल द करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच, खत्म। ओके सर। कि अगर ये क्वेश्चन आ रहा है ना यार, तो वो डेफिनेटली 1 नंबर का होगा। एमसीक्यू तो लिखना ही नहीं अपने को, वैसे बात ही खत्म हो गई। एमसीक्यू नहीं है तो मैं एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भाई करंट तो वहीं से जाएगा ना जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगी,
तो अगर एक वायर ऐसा जिसकी रेजिस्टेंस ही नहीं है तो मतलब बात ही खत्म हो गई। अच्छा, आप जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन। अब आपको मुझे बताना है कि ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है। ये भी 2 ओम, 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 ये 4 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम। ट्राई करो, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। चेक करना, ये तुम्हारे एनसीईआरटी बुक के पीछे का क्वेश्चन है, बस मैंने थोड़ा सा इसमें फेरबदल किया और फेरबदल टफ कर दिया क्वेश्चन को मैंने। करो, ट्राई करो क्या है कैसे आंसर। और तुम में से कोई भी विटसन ब्रिज वर्ड यूज नहीं करेगा अभी, क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं विटसन ब्रिज अभी तक तुम्हें। क्या होगा इसका आंसर, सोचो। यस जिनल करेक्ट है, करेक्ट है जिनल। नहीं अलीजा, 2 ओम नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर 4/3 ओम है। कैसे आएगा रानू, कैसे आएगा 4/3? भानु, तनु, दिशा, करो सर, ट्राई करो। संयम भाई, शौर्य भाई, वंश सर जी, करो ट्राई करो। आशीष भाई, दिशा, कैसे आ रहा है 4/3? करो जल्दी। अरे ये शॉर्ट सर्किट है, देखो जो करंट आएगा इधर से भाग जाएगा, जाएगा ही नहीं ऊपर नीचे, कोई मतलब नहीं इन लोगों का। तो भाई बचा क्या? ये 2/4, ये 2/4, तीनों चार पैरेलल में कितना आ गया? 4/3 ओम आ गया। आया समझ में कि डाउट है? सर आप पूछो। सर जब किसी वायर में दो आसपास के जब वो इक्वल होता है तो अपन उसको कैंसिल आउट कर देते हैं ना, तो फिर 4 कैसे काउंट हो रहा है? नहीं ऐसे मत समझ यार, वो आप जो बोल रहे हो वो तो विटसन ब्रिज है, ये तो विटसन ब्रिज है ही नहीं। अच्छा, तो विटसन ब्रिज में डिफरेंस तो, कैसे पता चलेगा? एक विटसन ब्रिज में क्या होता है कि तेरा सर्किट ऐसा होता है विटसन ब्रिज में, हम्म याद है? ऐसा होता है, मतलब ये ब्रांच हम्म, इसके परपेंडिकुलर, आप ध्यान से देख, ये तो सेम लाइन नहीं है, तो इसलिए मैंने बोला हाँ बोलना ही मत कि विटसन ब्रिज है ही नहीं है। इन दोनों में से एक भी नहीं है विटसन। ठीक है। अच्छा, अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मुझे करके बताओ। मान लो ये ए है, ये बी है, मान लो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 2 ओम। चार ऑप्शन आपके पास, ए बी सी डी। 2 ओम, 6 ओम, 2/3 ओम, या फिर 1 ओम। कैसे करोगे सोचो। ऐसा एक क्वेश्चन पहले मैं तुम लोगों को करा चुका हूँ, याद है? अगर तुम सबको याद हो तो ऐसा एक क्वेश्चन पहले मैं तुम लोगों को करा चुका हूँ। ध्यान से देखो, ये वाला पॉइंट ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये ए तो ये भी ए हो जाएगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक रास्ते में कुछ नहीं है। ये बी है तो ये बी हो जाएगा, और ये बी है तो ये भी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो ध्यान से देखो, इस 2 ओम के अक्रॉस ए बी, इस 2 ओम के अक्रॉस ए बी, इस 2 ओम के अक्रॉस ए बी, तो तीनों किस में हो गए? पैरेलल में। तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, तो हो जाएगा 3/2। तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2/3 ओम। ये इसका आंसर है। अब किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो यार। कुछ पूछना है कि नहीं पूछना है? सर इसमें करंट का डायरेक्शन एक बार वापस बता दो। नहीं, करंट का डायरेक्शन तो यार देख अपने को निकालना पड़ेगा। ये तीनों किसमें? ये तीनों तेरे पैरेलल में है, तो होगा क्या? यहाँ पे बेटा ऐसे होगा, देख करंट जब यहाँ पे आएगा ना, तो कुछ करंट यहाँ पे ऊपर जाएगा इस तरीके से, और यहाँ पे आके करंट के दो पार्ट होंगे इधर इधर। तो एक करंट यहाँ से नीचे से होता हुआ जाएगा,
एक यहाँ से होता हुआ फिर वापस कंबाइन होगा। ये अपन किरचॉफ लॉ से सीखेंगे कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पॉइंट्स कैसे लगाए, तू शायद वो पूछना चाह रहा है कि सर आपने ए बी कैसे लगाया, देखो वो पूछना है कि आपने क्वेश्चन कुछ और पूछ लिया। नहीं सर, करंट का ही पूछना। हाँ करंट इसमें ऐसे, मुझे पता है ऐसे ऐसे होता है इसमें, है ना, ये सिखाऊंगा मैं। जब ये जब किरचॉफ पढ़ाऊं तो वापस पूछना कि सर आपने ये कैसे कराया, तो मुझे समझ में नहीं आया। ओके सर। ठीक है, अच्छा अब ये वाला करके बताओ मुझे सब लोग। देखो आर इक्विवेलेंट जितने वैरायटी के क्वेश्चन आ सकते हैं मैं तुम्हें सारे करा रहा हूँ आज। एक इसमें इनफाइनाइट रेजिस्टर्स भी आते हैं, है ना, उसमें थोड़ा टाइम देना मुझे, कैसे करते हैं ना, करो ट्राई करो। इसमें क्या आएगा, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये ए है ये बी है, सॉल्व करो। कितना आएगा, सब लगाओ दिमाग। देखो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, दोनों गए काम से, शॉर्ट सर्किट हो गया। और ये भी ए हो जाएगा, दोनों गए काम, शॉर्ट सर्किट, खत्म, जीरो आंसर है। आया समझ में कि डाउट है इसमें? ओके ये सॉल्व करो आप। मान लो ये ए है, मान लो ये बी है, और आपको दे रखा है कि ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये 3 ओम है, ये भी 3 ओम है, ये भी 3 ओम है। अब सॉल्व करो, फाइंड आर इक्विवेलेंट, चेक करो क्या आएगी यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लगाओ सब दिमाग। करेक्ट है जी, करेक्ट है। देखो ये ए है तो ये ए होगा, मान लो कि ये सी ले लो क्योंकि बी तो हो नहीं सकता, तो ये सी है। देखो तो ये ए है तो इसको भी अपन ए बोल सकते हैं, इसको भी अपन ए बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, क्योंकि दो पॉइंट्स के अगर बीच में कुछ नहीं है तो पॉइंट सेम हो जाते हैं। तो इस 3 ओम के अक्रॉस क्या पॉइंट है, सी हो रहे, इस 3 ओम के अक्रॉस क्या पॉइंट है, सी हो रहे, इस 3 ओम के अक्रॉस क्या पॉइंट है, सी हो रहे, तीनों किस में हो गए, पैरेलल में, 3 3 3 का पैरेलल में 1 हो जाएगा, तो 1 ओम और 3 6 का आंसर आ जाएगा 7 ओम, ये इसका आंसर है। आया तुम्हें समझ में कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि रेजिस्टेंस कब सीरीज में है, कब पैरेलल में है, और उनको कंबाइन कैसे करते हैं? किसी को इसमें कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो क्या है, उसमें तुम्हें डाउट नहीं है? नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो किरचॉफ्स करंट लॉ, और ब्रैकेट में लिखना केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो इसमें लिखो अपनी कॉपी में
तो इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू KCL कॉमा टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन, मतलब किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। तो किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आएगा उतना जाएगा, इसका मतलब क्या है? सपोज करो कि ये कोई जंक्शन है। जंक्शन का मतलब है कि सर्किट के में कोई भी पॉइंट, आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आप कोई भी पॉइंट ले लो। बेसिकली मैं तो हर पॉइंट को जंक्शन ही बोलता हूँ, क्योंकि ये लॉ सब जगह एप्लीकेबल है, चाहे जंक्शन हो या ना हो, बट वहां इसकी लैंग्वेज में जंक्शन वर्ड लिखा होता है। तो मान लो कि ये कोई पॉइंट है जहां पे 4 वायर्स आ रहे हैं। मान लो एक वायर इधर से आ रहा है, एक वायर ऊपर से आ रहा है, एक वायर इधर जा रहा है, एक वायर इधर जा रहा है। और मान लो कि आपको दे रखा है कि इस वायर में करंट है I1, इस वायर में करंट है I2, इस वायर में करंट है I3, इसमें करंट है I4। तो याद रखना किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना जाता है। देखो इस जंक्शन पे इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? I1 प्लस I2। और ऊपर I3 जा रहा है, इधर I4 जा रहा है, तो कितना जा रहा है? I3 प्लस I4। तो सर्किट में किसी भी पॉइंट पे, सर्किट में किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है ना उतना करंट जाता है। आपका करंट किसी एक पॉइंट पे आके ठहर नहीं सकता कि यार बस यहां पे आके रुक जाएगा, अब आगे नहीं जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना ही करंट वहां से निकल के चला जाएगा, है ना? लिख लो अपनी कॉपी में। तो अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स करंट लॉ, टोटल इनकमिंग करंट एट ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो किसी भी जंक्शन पे जितना करंट आता है उतना ही करंट जाता है। देख वंश, इसका मतलब है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिकल सर्किट में मान लो 4 वायर है, तो मान लो जितना करंट आएगा तो कितना आ रहा है? देख I1 आ रहा है, I2 आ रहा है, देख इसकी तरफ आ रहा है, तो कितना आ रहा है? I1 प्लस I2। और कितना जा रहा है? देख I3 ऊपर जा रहा है, I4 इधर जा रहा है, तो कितना जा रहा है? I3 प्लस I4। तो जितना आएगा उतना जाएगा। ठीक है? जैसे मान लो एक क्वेश्चन अब तुम लोगों को सॉल्व करना है। क्वेश्चन है ये, मान लो कि ऐसे 10 एम्पियर आ रहा है, और मान लो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, और मान लो इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, और मान लो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है। तो आपको बताना है कि इस AB वाले पार्ट में कितना करंट होगा। फाइंड करंट इन वायर AB। तो आपको बताना है कि इस AB वाले वायर में कितना करंट होगा। देखो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा दिमाग तो तुम्हें लगाना पड़ेगा। देखो इधर से 2 एम्पियर आ रहा है, ऊपर से 3 एम्पियर आ रहा है। तो ऊपर से 3 आ रहा है, इधर से 2 आ रहा है, तो यहाँ कितना जाएगा? 5 जाएगा कि नहीं जाएगा? वरना करंट जाएगा का, देखो जितना आएगा उतना जाएगा। तो ऊपर से 3 आया, इधर से 2 आया, 5 हो गया। अब इस जंक्शन पे देखो 10 आ रहा है इधर से, 2 आ रहा है इधर से, 5 इधर से आ रहा है, तो यहाँ से आ तो नहीं सकता। एक बात तो पक्का है, जाएगा। कितना जाएगा? 10 2 12 5 17। तो इसका आंसर आ गया 17 एम्पियर। कहाँ से कहा जा रहा है? ए से बी की तरफ जा रहा है। ये इसका आंसर है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। तो यहाँ पे हमने किसका यूज किया? हमने यूज किया किरचॉफ्स करंट लॉ का। किरचॉफ का करंट लॉ ये बोलता है कि जंक्शन में किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना करंट जाता है। लिख लो। ठीक है, तब तुम्हें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, नीचे वाला। तो आपको बताना है इसमें कितना करंट होगा। फाइंड
करंट इन ए बी। करो, ट्राई करो, फाइंड करंट इन ए बी। यहां से 2 आ रहा है, ऊपर 1 जा रहा है, तो 1 कहां जाएगा? इधर जाएगा। यहां से 1 आ रहा है पर इधर 3 जा रहा है, मतलब यहां से कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। और यहां से 4 आ रहा है, देखो 2 उधर जा रहा है, तो इधर कितना जा रहा है? 2 जा रहा है। तो ये आपका आंसर है। सर ये वाला वापस एक्सप्लेन कर दो। वापस करूं? एक सेकंड ना। देखो कैसे किया है क्वेश्चन, देखो ठीक, इधर से 2 आ रहा है बेटा, ऊपर 1 जा रहा है, तो बाकी बचा 1 कहां जाएगा? इधर ही जाएगा। ठीक, इधर 1 जा रहा है, पर यहाँ पे 3 जा रहा है, मतलब यहाँ से 2 आ रहा होगा, तो 2 इधर से तभी 3 हुआ होगा, तो यहाँ से 2 आ रहा है, ऊपर से 4 आ रहा है, 4 में से 2 तो इधर चला गया, तो इधर कितना जाएगा? 2 एम्पियर। आया कि नहीं आया समझ? यस सर, आ गया। है ना। अब एक चीज तुम याद रखना कि ऐसा क्यों होता है, मतलब ऐसा क्यों है यार कि किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आता है उतना करंट जाता है? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि यार कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि 10 एम्पियर आए और 8 एम्पियर ही जाए? तो लिखो अपनी कॉपी में, वाई केसीएल इज वैलिड, किरचॉफ करंट लॉ क्यों वैलिड है? तो इसका आंसर यह है, बिकॉज चार्जेस कैन because charges can never accumulate at one point। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में एक जगह आपके चार्ज इकट्ठा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? देखो, अगर मैं बोलूं कि यार इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन रुक गए, पर क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो जाए? क्यों पॉसिबल नहीं है? तुम मुझे बताओ, क्या एक जगह इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हो सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन्स एक जगह कभी इकट्ठा नहीं हो सकते। पता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं, और नेगेटिव नेगेटिव को क्या करता है? रिपेल करता है। तो एक जगह इलेक्ट्रॉन इकट्ठा हो नहीं सकते, मतलब आपका करंट भी रुक नहीं सकता। तो जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। तो इसका आंसर है बिकॉज चार्जेस कैन नेवर एक्यूमुलेट एट वन पॉइंट। इसलिए आपका किरचॉफ्स करंट लॉ क्या है? वैलिड है। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो कि केसीएल क्यों वैलिड है। तो केसीएल इसलिए वैलिड है क्योंकि आपके एक जगह चार्ज इकट्ठा हो नहीं सकता, मतलब करंट कहीं पे रुक नहीं सकता। तो करंट नहीं रुकेगा, मतलब करंट चलता रहेगा, तो जितना आएगा उतना जाएगा। लिख लो, इसमें कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, नीचे वाला। यहाँ पे 6 एम्पियर करंट है, यहाँ पे 2 एम्पियर है, यहाँ पे आपका 3 एम्पियर है। ठीक है, तो मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो आपको बताना है कि ए बी में कितना करंट है, आपको बताना है सी डी में कितना करंट है, आपको बताना है डी ए में कितना करंट है। करो सॉल्व करो, क्या आएगा इसका आंसर? कितना होगा सोचो?
देखो यहाँ पे 6 एम्पियर आ रहा है, तो किसी भी जंक्शन पे जितना आता है उतना जाता है, तो 3 इधर जाएगा तो 3 ऊपर जाएगा, यहाँ पे 3 आएगा, तो 3 यहाँ पे ऊपर आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 में से 2 यहाँ पे गया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। और यहाँ से 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। 5 और 1 वापस कितना हो गया, 6 एम्पियर हो गया। आया समझ में कि नहीं समझ में आया? तो नेक्स्ट क्लास अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें कराऊंगा केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकते हो अब तुम आज। मजा आया कि नहीं आया तुम्हें? और कुछ पूछना है? आई होप सो नहीं पूछना होगा, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट क्लास में अपन तैयार रहेंगे केवीएल के लिए। केवीएल थोड़ा टफ है यार, है ना, तो पेन पेंसिल पेपर लेके बैठना उस दिन। ओके, बाय बाय।